नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों की पूरी पिक्चर हम आपको बताते हैं और बताते हैं जो बड़ी खबर दिन भर सुर्खियों में रही उसकी फाइनल रिपोर्ट क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात जो होगी, सबसे बड़ी खबर की होगी, इंदौर के लोगों की जिंदगी पर पानी भारी पड़ गया। दूषित पानी पीने से मौत का आंकड़ा 15 जा चुका है। उल्टी, दस्त और फिर अस्पताल में तड़पते मरीज। सवाल बड़ा है, क्या सिस्टम की लापरवाही ने 15 जिंदगियां छीन ली? और जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन कब होगा? और क्या यहां बुलडोजर चलेगा? ये तस्वीरें इंदौर की है। अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई है। अंदर बेड पर कराहते मरीज और चेहरों पर डर। इलाज के लिए लाए गए लोग एक ही बात कह रहे हैं, पानी पीते ही तबीयत बिगड़ गई। शहर के कई इलाकों से उल्टी और दस्त की शिकायतें सामने आई। देखते ही देखते मरीजों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जांच में जो सामने आया उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पानी में जानलेवा बैक्टीरिया मिला, यानी जिस पानी को लोग जिंदगी समझकर पी रहे थे वही पानी मौत का जहर बन गया। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या पानी की नियमित जांच होती थी? क्या पहले से चेतावनी के संकेत थे? लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हर कोई पूछ रहा है, जिम्मेदार कौन? भाई, जो संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। पानी सीवरेज का पानी है। जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। अभी कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, इसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा उनके ट्रीटमेंट में, अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे कि ये कंटेमिनेटेड पानी के कारण हुई है तो उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य होते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई रोकी गई। टैंकर से साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल टीमें घर घर भेजी गई हैं। डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा। इसमें निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी जो पीड़ित है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। दवाइयों का स्टॉक बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ये मौतें रोकी जा सकती थी? इंदौर आज सिर्फ बीमारी नहीं है, इंदौर आज जवाब मांग रहा है। 15 मौतें, दर्जनों जिंदगी मौत से जूझती हुई और सिस्टम पर उठ रहे हैं सवाल। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर बुनियादी जरूरतें भी सुरक्षित नहीं होंगी तो भरोसा कैसे बचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जयपुर के चौमू से बड़ी और एक्शन वाली तस्वीर सामने आई, जहां कानून पर हमला करने वालों पर अब कानून का बुलडोजर चल रहा है। पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों के घर आज खुद मलबे में तब्दील हो गए। प्रशासन का मैसेज क्लियर है, हिंसा करोगे तो घर भी नहीं बचेगा। ये तस्वीरें जयपुर के चौमू की है, जहां सुबह सुबह प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ उतरा। हाथों में फाइलें नहीं, बल्कि आगे आगे था बुलडोजर। जिन घरों से 25 दिसंबर को पुलिस पर पत्थर चले, आज उन्हीं घरों पर प्रशासन की कार्रवाई चली। मामला 25 दिसंबर का है।
चौमू बस स्टैंड स्थित मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। उपद्रवियों ने पुलिस टीम को घेर लिया और फिर जो हुआ वो कानून पर सीधा हमला था। पत्थरबाजी इतनी जबरदस्त थी कि 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई के सिर पर गंभीर चोटें आई। इलाके में हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने सख्त फैसला लिया। अवैध निर्माण करने वालों को पहले नोटिस दिया गया। 3 दिन का वक्त घर पर निशान लगाए गए और जब समय पूरा हुआ तो आज बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई अमल में लाई गई। चलने का अधिकार प्रत्येक आदमी का, मैंने ये मैसेज भी लोगों को दिया था कि चलने का अधिकार, सड़क पे चलने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है भारतीय। इसको कुछ लोग अगर रोक कर बाधा डालते हैं तो वो उचित चीज नहीं है। आप स्वयं अपने अतिक्रमण हटा लेने चाहिए और हर आम आदमी को भी इस बारे में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी इस चीज के लिए आवाज उठाए। आप चल रहे हो, निकल जाते हो, देख लेते हो तो उस चीज की सूचना संबंधित विभाग को दें, नगर परिषद को दें, जिससे आम आदमी का रास्ता सुगम हो और गलत जो भी करता है उसके खिलाफ तो कानून सख्त कार्रवाई करता है। कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। अतिक्रमण हटाते वक्त एक एयरगन और धारदार हथियार बरामद किए गए। यानी साफ है, ये सिर्फ पत्थरबाज नहीं थे बल्कि पूरी तैयारी के साथ हिंसा करने के लिए उतरे थे। पूर्व घटनाक्रम को देखते हुए हमने एहतियातन यहाँ पे पर्याप्त जाब्ता लगा के और जो आज अवैध निर्माण हटाने की जो कार्रवाई की थी, इसमें जो 20 जगह जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किया गया है। 3 बिल्डिंग जो बायलॉज के अनुसार नहीं थी उनको प्रशासन के द्वारा सीज किया गया है। पूर्णतः यहाँ पे शांति है, लेकिन फिर भी जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर हमने पिकेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। एक हमारी STF की यहाँ पे कंपनी लगातार कैंप कर रही है, RSC की 2 कंपनियां भी हैं। इसके अलावा थानों का पर्याप्त जाब्ता है। नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया ताकि किसी भी तरह की दोबारा हिंसा या विरोध की गुंजाइश न रहे। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। हर गली, हर मोड़ पर पुलिस की नजर थी। प्रशासन का एक ही मकसद था, कानून का डर, शांति का संदेश। इसके लिए हम निश्चित रूप से सावधानी हमेशा से रखते आए हैं। हथियार गैर कानूनी रूप से कोई भी जाति धर्म का आदमी नहीं रख सकता और हम इसके सख्त खिलाफ हैं और कार्रवाई करेंगे, कोई भी मिलेगा किसी को। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और लोगों को मैं एक छोटा सा मैसेज अवश्य देना चाहूंगा कि गलत के साथ निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और सही को डरने की बिल्कुल आवश्यकता। चौमू में आज साफ हो गया कि अगर पुलिस पर हमला होगा तो जवाब कानून की सबसे भारी मशीन से मिलेगा। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं, ये एक चेतावनी है। हिंसा की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली NCR में प्रदूषण में थोड़ी कमी देखी गई, जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली NCR में ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI कम दर्ज करने के बाद यह फैसला किया गया है। दिल्ली की फिजाओं में घुला जहरीला धुआं अब धीरे धीरे छटने लगा है। कल तक जहां लोग अपनी हर सांस के साथ धीमा जहर निगलने को मजबूर थे और AQI 380 के पार जाकर डरा रहा था, आज वहां उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। दिल्ली में AQI का स्तर 380 से गिरकर 236 पर आ गया है। हवा में सुधार देखते हुए CAQM ने ग्रैप 3 की पाबंदियां तुरंत हटा ली हैं। अब दिल्ली NCR में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ फिर से शुरू हो सकेगा। साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध भी खत्म हो जाएगा। हालांकि स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम लागू रहेंगे। सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सब कमेटी ने दिल्ली NCR के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की समीक्षा की। कल जो प्रदूषण का स्तर 380 रिकॉर्ड किया गया था, उसमें आज भारी गिरावट दर्ज की गई।
एवरेज अब यह गिरकर 236 के स्तर पर आ गया है। इस सुधार वाले ट्रेंड को देखते हुए कमेटी ने स्टेज 3 की पाबंदियों को तुरंत प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि स्टेज 1 और स्टेज 2 की पाबंदियां अब भी लागू रहेंगी ताकि प्रदूषण को दोबारा बढ़ने से रोका जा सके। ग्रेड 3 हटने से क्या क्या फिर से खुलेगा? दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकेगा। गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर लगा बैन हटा। खनन से जुड़ी गतिविधियां फिर शुरू हो सकेंगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन चल सकेंगे। ईंट भट्टों का संचालन फिर से शुरू हो सकेगा। भले ही ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रदूषण पूरी तरह खत्म हो गया है। सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम अभी भी प्रभावी रहेंगे। इसका अर्थ है कि धूल नियंत्रण के उपाय, कचरा जलाने पर रोक और मैकेनिकल स्वीपिंग जैसी प्रक्रिया जारी रहेंगी। लोगों को ये सलाह दी गई कि वो अभी भी सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि AQI का स्तर दोबारा 300 के पार न जाए। दिल्ली की हवा का 236 AQI पर पहुंचना एक सकारात्मक संकेत है। सरकार का ये फैसला विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी ने ठंड में और इजाफा कर दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत की पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही शीतलहर और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर और आसपास के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और जमकर बर्फबारी से ठंड का प्रकोप और तेज हो गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है, तो वहीं बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों में सैलानी पहुंच रहे हैं। शुक्रवार की सुबह जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के गांदरबल इलाके में तापमान गिरने से ताजा बर्फबारी हुई। जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह इलाके में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पुंछ के पीर पंजाल का रेंज और भलेसा के ऊपरी इलाकों के पहाड़ भी बर्फ से ढके हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के आसपास धौलाधार पहाड़ों पर भी ताजा बर्फबारी हुई है। टूरिस्ट को हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि बड़ी सावधानी से आएं, कि आगे सिसु में स्नो वगैरह पड़ी हुई है, वहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ा चढ़ने में दिक्कत वगैरह हो रही हैं, तो अपनी सेफ्टी वगैरह लेके आएं साथ में, और अपने सर्दी के कपड़े वगैरह सब कुछ लेके आएं। हम सिसु में ठहरे हुए थे, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो है, बहुत ज़्यादा लो है, माइनस में है, तो अपने कपड़े वगैरह उस हिसाब से लेके आए। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पैर हमारे फ्रीज हो चुके हैं बिल्कुल ही, एंड इट्स गुड एक्सपीरियंस बिकॉज थोड़ी शांति है। जैसे न्यूज़ में देखा कुछ ज़्यादा क्राउडेड है, मेन मनाली जो रोड है वो क्राउडेड है, बट बाकी सब हाँ अच्छा है। हमने यहाँ भी बहुत एंजॉय किया। देख रहे हैं आप चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा बर्फ ही बर्फ है, स्नो ही स्नो है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से ठंड का कहर भी जारी है। ठंड के बावजूद बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हिल स्टेशन पर भी लोग पहुंच रहे हैं। इससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड समेत कई राज्यों में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। कई राज्यों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गया है, जिस कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। कोहरे और ठंड के कारण आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। ठंड और कोहरे का असर ट्रेनों और उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण देश भर में कई ट्रेनें और उड़ानें देरी के साथ चल रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी देखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
जम्मू कश्मीर में शिवसेना यूबीटी ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ यह आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने मैं भारतीय मेरा भारत महान अभियान के तहत संदिग्ध लोगों पर पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से हैं, जहां शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के विरोध में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में शिवसेना यूबीटी ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अपनी मुहिम और तेज कर दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के विरोध में पूरे भारत में आंदोलन चल रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है मैं भारतीय मेरा भारत महान। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पे अत्याचारों को लेकर अब जो है जम्मू के संगठन लामबंद हो चुके हैं। इस समय हमारे साथ शिवसेना यूबीटी जो है मौजूद है, जो लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों में जाकर चेक कर रही है कि जहां पर जम्मू संभाग में कौन कौन रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से शिवसेना यूबीटी के नेता मनीष सहनी यहाँ मौजूद हैं और ये अपने लोगों के साथ यहाँ पर आज यहाँ मुहिम चला रहे हैं कि ये पूरे इस रास्ते से पूरे बाजार में अब आहिस्ता आहिस्ता के निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रोहिंग्या और बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई जब ये की जाएगी तो ये सीधा इनके बारे में जानकारी जो है पुलिस स्टेशन में देंगे ताकि वो उन पर कोई एक्शन ले सकें। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उन सब की जानकारी ली जा रही है। आप देख सकते हैं इन्होंने हाथ में जो है स्टिकर्स दिए हैं, मैं भारतीय मेरा भारत महान। और इनके साथ ही इन्होंने यहाँ पोस्टर भी लगा रखा है, जहाँ पे ये इनके हाथ में पोस्टर भी है जिस पे लिखा गया किलर्स ऑफ हिंदू विल नॉट बी टॉलरेटेड टू प्ले इंडियन सॉइल। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, हालांकि कई बार देखा गया है कि रोहिंग्या बांग्लादेश जो है अलग अलग इलाकों में जाकर वहाँ पर छोटे छोटे काम करते हैं और उसके बाद वो लगातार जो है यहाँ पर अलग अलग इलाकों में जाकर वहाँ पर लोगों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं। इस अभियान के तहत शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता जम्मू के इंदिरा चौक, बस अड्डा और डोगरा चौक जैसे प्रमुख इलाकों में सक्रिय हैं। उन्होंने रेहड़ी फड़ी वालों और संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्रों की जांच शुरू कर दी है। जिनके पास पहचान पत्र नहीं पाए गए या जिन पर अवैध विदेशी नागरिक होने का शक हुआ, उनकी जानकारी पुलिस को भेजी जा रही है। जम्मू जो अति संवेदनशील इलाका है, पूरा जम्मू कश्मीर, हम पूरी तरह से इसको रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी मुक्त बनाना चाहते हैं। देश के गृह मंत्री जी भी लगातार जो है वो दावा कर रहे हैं, लगातार कड़े शब्दों के अंदर संदेश दे रहे हैं कि कोई घुसपैठिया हमारे देश में नहीं रहने दिया जाएगा। उसी कड़ी को हमने भी जो है आगे बढ़ाया है। जो अति संवेदनशील जम्मू कश्मीर है, जम्मू संभाग। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी का कहना है कि जम्मू कश्मीर की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। विदेशी कॉलोनियां बसाने का प्रयास देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक पूरी तरह से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हटाए नहीं जाते। सहानी ने जनता से सहयोग और सूचना साझा करने की भी अपील की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार बर्बर हमले हो रहे हैं। दीपू दास, बजेंद्र बिस्वास और अमृत मंडल के बाद खोकन दास की हत्या की घटना सामने आई है। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश में पिछले 15 दिनों में 4 हिंदुओं की जो है निर्मम हत्या कर दी गई है, जो गंभीर जो है वो चिंता का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तत्काल जो है कड़ा संज्ञान लें, हस्तक्षेप करें, बीसीसीआई को जो है कड़े निर्देश दें कि जो हमने पाकिस्तान के साथ किया था कि पाकिस्तान के साथ हमारे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि अब बांग्लादेश भी दोस्त देशों की सूची में नहीं है, वो दुश्मन देशों की सूची में है। वो भी पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चल निकला है। वहां पर जो है हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश के साथ पूरी तरह से बायकॉट करें। साथ ही मनीष सहनी ने T20 वर्ल्ड कप और IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति ना देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। घरेलू हिंसा, हत्या और घर जलाए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन्हें देखते हुए भारत को सख्त रुख अपनाना चाहिए।
और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारतीय मैदान पर आने से रोकना चाहिए। सहानी ने साफ कहा कि हिंदुओं के हत्यारों को भारत की धरती पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ भी भारतीय टीम को कोई मैच नहीं खेलना चाहिए। उनका मानना है कि ये कदम भारत के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए जरूरी है। जम्मू कश्मीर में चल रहे इस अभियान से साफ संदेश जाता है कि अवैध विदेशी नागरिकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की सुरक्षा और हिंदू समाज की रक्षा के लिए शिवसेना पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गैंगस्टर, सफेदपोश कारोबारियों और रियल एस्टेट के खूनी ट्रायंगल पर ईडी की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। कुख्यात गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर ईडी की रेड में अब तक 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, गहने, बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। दिल्ली के पॉश इलाकों में कैसे चल रहा था करोड़ों का यह रैकेट, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में शुमार सर्वप्रिय विहार और वेस्टर्न ग्रीन फॉर्म्स 30 और 31 दिसंबर और नए साल यानी 1 जनवरी 2026 को भी ईडी की रेड वहां पर जारी रही। गौर किया जाए तो ये कार्रवाई ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हुई है। 30 दिसंबर 2025 से शुरू हुई ईडी की रेड नए साल के पहले दिन भी जारी है। दरअसल जांच के सेंटर में है विदेश में छिपा कुख्यात गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह, जिसकी क्राइम की कमाई को सफेदपोश कारोबारियों के जरिए भारत में खपाया जा रहा था। 5.12 रुपए करोड़ नगद, 8.8 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के गहने, 35 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, 1.22 करोड़ रुपए कैश, 8.5 करोड़ की ज्वेलरी। ईडी की टीम को मौके से मोबाइल फोन, लैपटॉप और डायरिया भी मिली है, जिनमें कोड वर्ड्स में लेन देन का पूरा हिसाब भी दर्ज है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये महज सिर्फ एक रेड ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइम टू कैश नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में ईडी द्वारा उठाया गया कदम भी है। इस नेटवर्क की अहम कड़ी कारोबारी सुनील गुप्ता। गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। ईडी का यह दावा है कि सुनील गुप्ता के लिंक गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के करीबी अमन कुमार से हैं। अमन कुमार क्राइम की दुनिया से कमाए गए इस ब्लैक मनी को रियल एस्टेट और रिटेल बिजनेस में इन्वेस्ट करके ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। ईडी का यह दावा है कि सुनील गुप्ता के लिंक गैंगस्टर इंद्रजीत के करीबी सहयोगी अमन कुमार से जुड़े हैं, जो इस अवैध कमाई को रियल एस्टेट और रिटेल बिजनेस में निवेश करके ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। जानकारों का मानना है कि जब अपराध का पैसा खुले बाजार में उतरता है तो उसका सीधा असर ईमानदार कारोबार और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। विदेश में बैठा गैंगस्टर भारत में अरबों का खेल चला रहा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक सुनील गुप्ता के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बरामदगी का आंकड़ा 100 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ईडी के मुताबिक जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास में पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताते हुए आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो भारत को अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार है और वो इस अधिकार का इस्तेमाल करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी करार देते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने आईआईटी मद्रास में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई पड़ोसी देश जानबूझकर और लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वह इस अधिकार का इस्तेमाल करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग किया और अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आपके पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। जब आपके पड़ोसी बुरे हों तो पश्चिम वालों को देखिए। अगर कोई देश ये तय करता है कि वो जानबूझकर लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रखेगा तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है।
हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हम पर निर्भर है। कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। कई साल पहले हमने पानी बांटने की व्यवस्था पर सहमति जताई थी, लेकिन अगर दशकों तक आतंकवाद होता है तो अच्छी पड़ोस की भावना नहीं रहती। अगर अच्छे पड़ोस की भावना नहीं है तो आपको उस अच्छे पड़ोस की भावना का फायदा नहीं मिलता। आप ये नहीं कह सकते कृपया मेरे साथ पानी बांटिए, लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूंगा। ये मुमकिन नहीं है। गौरतलब है कि पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत की अधिकांश समस्याएं पाकिस्तानी सेना से उत्पन्न होती हैं। विदेश मंत्री ने इस दौरान आसिम मुनीर पर भी हमला बोला था। विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि पाकिस्तान पर भारत का प्रहार आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।